नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, नित्य प्राय जब भी आते हैं कुछ विशेष लेकर आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आते हैं, ऐसा कि आपको प्रतियोगी जीवन में बहुत काम आए। इसी श्रृंखला में आज हम एक छोटी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जो कि निर्धारित है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन में हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत समय दिया है, लेकिन उन्होंने बहुत समय देने के बाद भी बहुत कम जो चीज़ें हैं वो लिखी है, क्योंकि उनका मानना था कि पढ़ना ज़्यादा चाहिए, लिखना कम चाहिए। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का भक्तिकाल, एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य भूमिका, ठीक है। ये तीन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख ग्रंथ है, जो हिंदी साहित्य को और हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है, लेकिन शुक्ल जी के बाद में जो नाम आता है वो द्विवेदी साहब का ही आता है, और आदिकाल में तो नाम द्विवेदी जी का सबसे महत्वपूर्ण लिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, आदिकाल की बात हो और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अलावा कोई बात हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो आगे देखिए आप, ये आपका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा हिंदी साहित्य का आदिकाल है, इसमें इन्होंने चौथे संस्करण को दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, संस्करण चौथा। इससे पहले इन्होंने 2-3 जो संस्करण थे उनकी भूमिका भी यहाँ पर संलग्न की गई है। बाकी इसमें अंतर कुछ भी नहीं है संस्करणों में, थोड़ा सा कुछ जो है अशुद्धियाँ बाहर कर दी, कुछ 1-2 लाइनें इधर की उधर कर दी है, और इसके बाद भी अगर संस्करण निकले होंगे तो भी मूल कंटेंट में आपका कोई फर्क नहीं है ना। इससे पहले तीसरा संस्करण आपको कहीं मिल जाएगा, तो उसमें आपके जो है 144-45 पेज की PDF मिलेगी आपको, ठीक है। अब ये है आपकी 152-53 पेज की PDF। कुछ खास फर्क नहीं है, इन्होंने बस एक संस्करण और निकाल दिया, उसमें कुछ संशोधन परिवर्तन किया है, तो वो अभी देख लेंगे आप जब इसकी भूमिका लिखेंगे, तो उसमें लेखक साफ जाहिर कर देंगे ना, या संपादक जो भी है, लेखक भूमिका लिख देते हैं, उसके बाद में संपादन भी हो जाता है उसका, तो संपादक क्लियर कर देते हैं इस बात को। आगे देखिए, यहाँ स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है उनकी पुस्तक है, और ये जहाँ पर है वो 2016 तक यही संस्करण था, है ना। और ये छपी बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद से ही थी पुस्तक, इसलिए सदैव ध्यान रखने वाली बात है कि पहले इन्होंने, जैसे उन्होंने काशी विश्वविद्यालय के लिए लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने, वैसे इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय के लिए लिखा था, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद। साफ जाहिर है, इसमें आप देख लीजिए आंकड़े इन्होंने दर्शा रखे हैं, कब कब संस्करण आया, प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण और तृतीय संस्करण, चतुर्थ संस्करण। चतुर्थ संस्करण आपका है 1970 का, ठीक है। आगे देखिए आप, वक्तव्य, ये जो वक्तव्य है आपका, यही आपका भूमिका के नाम से हम पढ़ेंगे और ग्रंथों में, है ना। तो ये वक्तव्य ही भूमिका है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आइए जान लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इन्होंने क्या क्रम ऐसे ही दिया हुआ है कि पहले आपके इसकी भूमिका और पीछे जो है पिछले वालों की भूमिका संलग्न इन्होंने की है। अब ये बताएंगे कि ये संस्करण उन्होंने क्यों लिखा, और पिछले वाले में वो भी बताएंगे कि वो पिछला संस्करण क्यों आया था। तो देखिए एक बार समझते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के चतुर्थ संस्करण को सुधी पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह संस्करण भी पूर्व संस्करण का पुनः मुद्रण है। मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस संस्करण के माननीय लेखक, ये किसी और ने लिखी भूमिका ना,
माननीय लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस संस्करण के प्रकाशित होने के पूर्व ही दिवंगत हो गए। यही कारण है कि इस संस्करण में जो कुछ भी परिवर्धन, संशोधन, परिवर्धन किया जा सकता था वह संभव नहीं हुआ। यह तो सर्वमान्य है कि आचार्य द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के आदिकाल के संबंध में जो भी कुछ प्रतिपादित किया है वह पारंगत मनीषा की एक ऐसी उपलब्धि है जो स्वयं अपना कीर्तिमान स्थापित करती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो संस्करण की भूमिका लिख रहे हैं सृतिदेव शास्त्री, उन्होंने क्लियर कर दिया है इस बात को कि जो द्विवेदी जी थे वो अब नहीं रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ संशोधन परिवर्तन होने लायक था नहीं, लेकिन हमको जब संशोधन का बेड़ा उठा लिया तो उसको प्रकाशित करवाना ज़रूरी था। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा गलतियां थी, तो वैसे भी सर्वमान्य है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, वो क्लियर करना चाह रहे हैं ना। देखिए आगे, यही कारण है कि इस संस्करण में जो कुछ संशोधन परिवर्धन किया जा सकता था वह संभव नहीं हुआ। यह तो सर्वमान्य है कि आचार्य द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के आदिकाल के संबंध में जो कुछ भी प्रतिपादित किया है वह पारंगत मनीषा की एक ऐसी उपलब्धि है जो स्वयं अपना कीर्तिमान स्थापित करती है। श्री द्विवेदी जी की सूक्ष्म इच्छिका से साहित्य के गूढ़ तत्वों का आविष्करण तथा शोध की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। कहने का अर्थ है कि इन्होंने जो सूक्ष्म छोटी छोटी बातें भी यहाँ पर बता दी है, वो अगर हम रिसर्च के क्षेत्र में देखें तो बहुत बड़ा काम है। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। अतिथि विद्वान ही अब उनके द्वारा निर्देशित शोध मार्ग को तत्वाधिक आगे बढ़ाकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि करने में समर्थ है। साहित्य जगत को उन मनीषियों से अवश्य ऐसी अपेक्षा बनी रहेगी। कहने का अर्थ है कि भूमिकाकार कह रहे हैं कि द्विवेदी जी ने जो कुछ लिखा उसको आगे बढ़ाने का काम जो है रिसर्च करने वाले, शोध करने वाले विद्यार्थी और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे उच्च पद के लोगों के ऊपर है। ये दारोमदार है कि हिंदी को वो आगे बढ़ाते रहें, और ऐसी आशा उनको भी थी और मैं भी कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं शोध प्रवण अनुसंधित एवं अभिज्ञ पाठक पूर्व संस्करणों के अनुसार ही इस संस्करण को भी अपनाएंगे, ऐसी आशा है। ये कह रहे हैं कि पाठक इसको अच्छी तरह अपनाएंगे, ये हमको आशा है। और इन्होंने कब लिखा था? 2036 विक्रमी संवत। इसके हिसाब से आप 57 साल कम कर दीजिए इसमें से, ठीक है, 57 ईयर कम कर दीजिए 2036 में से। उसके बाद आपका इसका जो संशोधन ये भूमिका है, लेकिन कोई पूछता नहीं है आपसे, है ना। मैंने आपसे कहा कि इतने सारे जो थे उसमें सबके भूमिकाओं में से प्रश्न आते हैं, लेकिन इसकी भूमिका में से कोई खास प्रश्न नहीं आ रहा है ना। वो ये पूछ सकते भाई क्यों लिखा वगैरह, लेकिन ये थे नहीं इस समय पे, और इसके बाद में कोई संस्करण आया नहीं। सृतिदेव शास्त्री जी ने ये भूमिका लिखी है, ठीक है। आगे देखिए, इसके पहले जो तीसरा संस्करण था उसकी भूमिका यहाँ पर स्पष्ट कर दी इन्होंने, और तीसरे संस्करण की भूमिका लिखी थी भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव, और इन्होंने भी भूमिका में वही बातें लिखी है। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद से संशोधित हुआ था ये, है ना। ये महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने लिखा। शिवपूजन सहाय जी ने द्वितीय की लिखी थी। शिवपूजन सहाय का तो नाम सुना होगा आपने, तो आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं भूमिका को, मैं PDF भी आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। प्रथम के भी शिवपूजन सहाय जी ने लिखी थी 1952 को, और 1952 को ही ये प्रकाशित हुआ था ना। प्रकाशन का क्या है, सन 1952। शिवपूजन सहाय जी ने इनकी भूमिका लिखी थी। अब इसमें समय व्यर्थ न करते हुए हम सीधा संस्करण की ओर जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि भूमिकाओं में वही बातें हैं कि ये भूमिका इन्होंने क्यों लिखी है, लेकिन इन्होंने ये यहाँ क्लियर ये नहीं किया कि इसमें हमने क्या चीज़ लिखी है ना। और जैसा कि आपने देखा कि सबसे लास्ट का जो था, सबसे अंतिम जो था, उसकी भूमिका हमने पढ़ ली है, जो इसको
देख रहे हैं हम। बाकी और अंदर की बातें हैं जो इसमें आ जाएगी आपको। एक बार विषय सूची देख लीजिए। इन्होंने द्विवेदी जी के इस ग्रंथ को 5 आख्यानों में बांट दिया है। और उसके बाद में ये अनुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका वो है जो इन्होंने पहले ग्रंथ लिखे या फिर इसमें क्या क्या था वो सब इसमें दिए हुए हैं। तो प्रथम आख्यान, द्वितीय आख्यान, और ये सिर्फ आपका आदिकाल का है, इसलिए इन्होंने आख्यानों में बांटा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवृत्ति अगर हम देखें, प्रवृत्तियाँ अगर आदिकाल में हम देखें तो 5 प्रवृत्ति है कि नहीं है आपकी। देखिए कौन कौन सी 5 प्रवृत्ति हैं। एक आपका है जैन साहित्य, एक आपका है सिद्ध, ठीक है, एक आपका है नाथ, एक आपका है ये जो लोक भाषा काव्य है, फुटकल रचनाएं विद्यापति आदि के, ठीक है। और फुटकल आदि के अलावा एक जो है फागु साहित्य, फाग साहित्य कह देते हैं। रास और रासो अलग अलग है। रास में जैन आते हैं, रासों में वो आते हैं। तो रासो परंपरा भी एक आपकी है। इस प्रकार से 5 हो जाते हैं, है ना। और भी अन्य जो रचनाएं हैं उनकी प्रकृति मिला करके 5 हो जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने दिया जैन काव्य, इसमें रास ले लिया इन्होंने जैन के साथ में, और फागो भी लास्ट में इसी में मिला दिया इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने रासो काव्य ले लिया, पृथ्वीराज रासो वगैरह राजस्थानी काव्य, इनमें सब अपभ्रंश की भाषा। सबसे पहले इन्होंने अपभ्रंश का परिचय भी दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। उसके बाद में इन्होंने जो है सिद्ध, नाथ, और उसके बाद में जो विद्यापति और अमीर खुसरो आदि थे उनकी फुटकल रचनाएं, और उसके बाद में इनका थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन सब में मिला दिया है इन्होंने, है ना। तो ये समझने वाली बात थी इसमें। आप आराम से इसको पढ़ें, हमारे साथ बने रहें। सम्मतियाँ एक बार इन्होंने दी है कि कौन कौन इसमें शामिल थे, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको पता रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। ये यहाँ पर समितियाँ क्यों दी हुई है। समितियाँ का मतलब है कि सहमति, सहमति इनकी क्यों ली गई है। ये ग्रंथ है इतिहास, ध्यान रखिए आप। इतिहास है साहित्य का, है ना। चाहे से साहित्य का हो चाहे किसी का भी हो, है तो इतिहास ग्रंथ ही। तो इतिहास ग्रंथ की एक खास बात होती है कि उसका इतिहास से साम्यता दिखानी जरूरी होती है। ये प्रमाणिक भी है। तो प्रामाणिकता दिखाने के लिए उन्होंने एक तरह से साक्षी बनाया है इन लोगों को कि ये इतिहासकार हैं। आपके सब जितने भी नाम आप देख रहे हैं इतिहासकार हैं। ये अमरनाथ झा, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, ये साहित्य के इतिहासकार है। लेकिन साहित्य का संबंध इन सबसे भी है। आप देखेंगे तो जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे इनका नाम आप जरूर देखेंगे। खोजकर्ता है अमरनाथ झा। सुनीति कुमार चटर्जी ने तो भाषा और इनका सबका उल्लेख बाकायदा किया है। और आपका हिंदी साहित्य का जो आप भाषाविद है, ये सुनीति कुमार चटर्जी भाषाविद है, यानी भाषा शास्त्री। आगे देखिए अमरनाथ झा से इन्होंने किस प्रकार की स्वीकृति ली है। हिंदी साहित्य का आदिकाल बड़े मूल्य की है, यानी ये जो पुस्तक है बहुत मूल्यवान है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय का इसमें बहुत ही सुंदर दिग्दर्शन हुआ है, ये कह रहे हैं अमरनाथ झा जी। सुनीति कुमार चटर्जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में। निसंदेह यह पुस्तक अमूल्य है, वास्तव में हिंदी साहित्य की उत्पत्ति और विकास पर विशद प्रकाश डालती है। इससे शोध संबंधी विद्वान अत्यधिक लाभान्वित होंगे, है ना। तो अगर आप शुक्ल जी की और एचपी दीक्षित साहब की, इनकी दोनों की पढ़ लेंगे, उसके बाद में अगर आपको कोई आदिकाल पर शोध करना हो तो कोई दिक्कत नहीं आ। हिंदी साहित्य के इतिहास पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। धीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के संबंध में
इसमें बहुत सी नवीन सामग्री है। ये यहाँ परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपसे ये कथन दे करके कोई भी पूछ सकता है किस पुस्तक के बारे में दिया हुआ है या किसका विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल के बारे में है, पूछ सकता है। विचार जरूर पूछे जाते हैं ना। नागेंद्र साहब जी क्या कहते हैं, देखिए आप, यह ग्रंथ हमारे आदिकाल के संबंध में अनेक समस्याओं का समाधान करता है, अनेक महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन करता है और उस बिहार में प्रवेश करने के लिए नवीन सरगणियों का निर्देश करता है। बिहार मतलब हिंदी साहित्य का आदिकाल में जो विविधताएं थी, जो उलझन है एक तरीके से, उसमें हम प्रवेश करके उसको जाने, उसके लिए हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं नागेंद्र जी। डॉक्टर रघुवंश ये भी साहित्यकार है और शोधकर्ता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से इस अध्ययन का बहुत अधिक महत्व है। राम नरेश त्रिपाठी, इस पुस्तक में लेखक की सूक्ष्म विवेचन शक्ति और ऐतिहासिक गवेषणा के प्रमाण मिलते हैं। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए बड़ी ही उपयोगी है। जी हाँ मित्रों, तो आपने देखा कि इतने बड़े बड़े विद्वान इस ग्रंथ के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि रामनेश त्रिपाठी जी ने कहा है। रामनेश त्रिपाठी जी आप जानते हैं कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इस पुस्तक में लेखन की सूक्ष्म विवेचन शक्ति और ऐतिहासिक गवेषणा के प्रमाण मिलते हैं। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए बड़ी ही उपयोगी है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि इस पुस्तक को शुरू कहाँ से किया गया है उन्होंने, ताकि आप सीधा मिलान कर सके कि आपकी ये जो पुस्तक है, मेरे पास जो आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, ये वास्तविक है, ओरिजिनल है। प्रथमाख्यान। मित्रों, मैं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के प्रति अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। यहाँ से है ये आप समझते हैं, और ये यहाँ तक पूरी पुस्तक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ओपन होने में समय लग रहा है। जो सूची दी हुई थी ना आपकी, अनुक्रम में कह रहे थे, सूची दी हुई है एक, तो अनुक्रमणिका थी वो यहाँ ख़त्म हो जाती है आपकी। तो इन्होंने यहाँ क्या है, अपने पेज पे आप एक दो चीज़ें छोड़ देते हैं टिक लगा करके, तो वो है उनका यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है क्रम, कि कौन से क्रम में क्या था और ये कैसे कैसे मैंने मैनेज किया है ना। देख लीजिए आप क्लियर। हेमचंद शुरू में इन्होंने दिया है 1 2 3 5 पेज पर। स्वयंभू छंदस, स्वयंभू स्मृति साहित्य, कहाँ से इन्होंने क्या क्या चीज़ें ली है ना, ये क्लियर इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। और कोई इसमें देखने वाली विशेष बातें है नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इसमें विशेष बात यही थी कि आपको इसकी भूमिका और परिचय से अवगत कराना था। और अब हम प्रथमाख्यान की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल में आवश्यकता एक ब्रेक की। हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। ये जो प्रथम और द्वितीय संस्करण की भूमिका है तृतीय की, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई विशेष बात है नहीं है। आगे आप इसको जहाँ से शुरू करेंगे वही महत्वपूर्ण चीज़ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आप इसको पढ़ करके, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ करके, दोनों को पढ़ें। उसके बाद में आप जो प्रश्नों के उत्तर देंगे वो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं मित्रों। तो ये सफ़र आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप देखिए, एक तरफ आप शुक्ल पढ़ते जाइए मेरे साथ में, और एक तरफ आप पढ़ते जाइए द्विवेदी साहब, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब आपको नगेंद्र साहब का इतिहास भी बता देते, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय बहुत ज़्यादा लगेगा और डीपली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वहाँ से एक दो चीज़ें आती है। ठीक है, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।
धन्यवाद।